हाय, आज बहुत ही शानदार लेक्चर हम लोग करने वाले हैं। न्यूटन्स लॉ का लेक्चर नंबर 5। कैसे न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाया जाएगा उसी के बारे में बात होगी। मास्टरी हासिल करना है तो कुछ स्टेप्स है उसको हम लोग देखते हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं। बोलता है अगर कुछ स्टेप्स को अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो प्रॉब्लम बनाना आसान हो जाएगा। जैसे देखिए कुछ स्टेप्स है, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा देखना है। लिखा हुआ है स्टेप्स फॉर, नहीं इसको रहने देते हैं, नहीं, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन न्यूटन्स लॉ। यानी न्यूटन्स लॉ से जब प्रॉब्लम आएगा तो कुछ स्टेप्स को अगर हम ध्यान रखेंगे तो सवाल बनाना आसान हो जाएगा। ऐसे स्टेप को नहीं भी ध्यान रखेंगे तो भी बन सकता है, लेकिन अगर इस स्टेप्स का ख्याल रखेंगे तो सवाल बनाना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या क्या स्टेप है, देखो। जब भी न्यूटन्स लॉ में कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करना है, एक्सेलरेशन को, डायरेक्शन को देखना है। दूसरा है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तीसरा है रिजॉल्व कर देना है। चौथा स्टेप्स लिखा हुआ है, एक एक बारी बारी करके हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम में बताते जाएंगे, आपको समझ में आते चलेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो मजा आएगा। ये देखिए क्वेश्चन है, मान लेते हैं ये एक सरफेस है, ठीक, ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये, इसका मास है m2 और इसका मास है m1 और इधर से एक फोर्स लगा है F। मान लेते हैं m1 का वैल्यू 3 kg है, m2 का वैल्यू 5 kg है और F का वैल्यू 24 न्यूटन है। और क्वेश्चन में कह रहा है, आराम से देखना है, सवाल में कह रहा है सबसे पहला बात, फाइंड ए सिस्टम। ए सिस्टम का मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन। सिस्टम बोले तो इसका और इसका, यानी A1 एंड A2, यानी इसका एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताना है और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताना है। स्टेप नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फोर्स ऑन M2 बाय M1। तीसरा कह रहा है फोर्स ऑन M1 बाय M2। चौथा नंबर में कह रहा है नेट फोर्स ऑन M1 और पांचवा में कह रहा है नेट फोर्स ऑन M2। छोटा छोटा बात है जिस पर हम लोग अभी विचार करेंगे, ठीक। तो स्टेप नंबर 1 में जो था, कहता है स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, एक एक करके देखते हैं। स्टेप नंबर 1 बोलता है कि सबसे पहला काम होता है एक्सेलरेशन को डायरेक्शन दिखाना। इनर्शियल फ्रेम बोले तो ग्राउंड मान लेते हैं ये एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर अगर इस मोशन को देखेगा तो इसके रिस्पेक्ट में पहले एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को दिखा देना। तो ऑब्वियसली है इसके रिस्पेक्ट में इधर जाएगा। अच्छा बोलो दोनों में से कौन सा एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, इसका कि इसका? बिल्कुल सही, दोनों का बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स लगाएंगे ना, तो जितना से ये मूव करेगा उतने से ये मूव करेगा। तो इसके एक्सेलरेशन को a मान लेते हैं और इसके एक्सेलरेशन को भी हम a मान लेते हैं। पहला स्टेप क्लियर है। फर्स्ट स्टेप में ये करना था। स्टेप नंबर 2 में क्या करना था? स्टेप नंबर 2 में
स्टेप 1 में था कि एक्सलरेशन को डायरेक्शन को दिखाना था, और स्टेप नंबर 2 में क्या करना था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। और सबसे पहले उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जैसे M1 का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाए कि M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। देखो, बनाने के लिए किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना सकते हैं आप, M2 का भी पहले बना सकते हो, M1 का भी बना सकते हो पहले, लेकिन अगर सबसे पहले उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जिस पर हम फोर्स डायरेक्टली नहीं लगा रहे हैं, तो प्रॉब्लम बनाना आसान हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाएंगे, M2 का। क्या फ़ायदा होगा उससे, फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा। बड़े बड़े सवालों में पता चलेगा कि क्या फ़ायदा होने वाला है इसका। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम उस बॉडी का बनाएंगे जिस पर फोर्स डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, यानी M1 का बाद में बनाएंगे, M2 का पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये सरफेस लिया, पहले हम M2 का फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये रहा M2। अब देखो, इधर इसका एक्सेलरेशन A है, M2 पर देखो यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स है, देखो नीचे की तरफ लगेगा M2G, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। वेरी गुड। अब देखो, पहले एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखाने का फायदा यहीं से शुरू हो गया है। इस बॉडी को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो न्यूटन साहब ने बोला है कि जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक एक्सेलरेशन तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब हुआ इस बॉडी पर इधर की तरफ जरूर कोई फोर्स लग रहा होगा। तो वो फोर्स कौन सा हो सकता है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स, ये इस पर लगाएगा और ये इस पर लगाएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जहाँ बॉडी कॉन्टैक्ट में होता है, कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर में बॉडी को धकेलता है, यानी इधर की तरफ लगेगा कॉन्टैक्ट फोर्स, उसको हम N मान लेते हैं। यानी इस बॉडी पर इसके कारण जो फोर्स है ना वो N है, यही इसको एक्सेलरेशन देगा। यानी इससे एक थोड़ा कॉमन सेंस जनरेट हो जाता है कि इस बॉडी को इधर एक्सेलरेशन है तो जरूर कोई फोर्स इधर होगा, इसका मतलब वही N होगा, यही पता चल गया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे तो न्यूटन के थर्ड लॉ से प्रत्येक, यानी इसके द्वारा इस पर लगा तो इसके द्वारा इस पर भी लगाएगा फोर्स, लिख देते हैं यहाँ पर N। और ये तो ऑलरेडी इसका लग रहा था F, बाद में वैल्यू डाल देंगे। इसका अगर ये M1 है तो नीचे की तरफ M1G लगेगा। अब देखिए, ये कॉन्टैक्ट है ना, यहाँ भी कॉन्टैक्ट है, तो कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर में धकेलता हुआ फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। इसे कॉन्टैक्ट है और इधर से लगेगा इस पर नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, बहुत बढ़िया। इसका भी एक्सेलरेशन A है। काम हो गया। अब क्या करेंगे, तीसरा काम होता है कि उस फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ना है, जो फोर्स एक्सेलरेशन के पैरेलल या परपेंडिकुलर में नहीं है। स्टेप नंबर 3, 4 स्टेप में सवाल हम लोग बनाते हैं। स्टेप नंबर 3 में बोलता है कि उस फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ देना है, जो फोर्स एक्सेलरेशन के पैरेलल या परपेंडिकुलर में नहीं होगा, उसको तोड़ना है। नियम से चलोगे, बोलता है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। यस, तो इसका मतलब ये वाला फोर्स एक्सेलरेशन के पैरेलल में है तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं तोड़ेगा। ये वाला फोर्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो इसका भी कंपोनेंट नहीं तोड़ेंगे। यानी उसी फोर्स का कंपोनेंट में तोड़ना है जो फोर्स एक्सेलरेशन के पैरेलल या परपेंडिकुलर में नहीं है। यस, इसका इक्वेशन लिख देते हैं। इसका इक्वेशन जब लिखेंगे तो हो जाएगा, इधर से देखो N, चौथा स्टेप में अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या होता है, नेट फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स अलग अलग करना है। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, देखिए इधर जब नेट फोर्स दिखाएंगे तो इधर से कोई मतलब नहीं, ध्यान रखना। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, N इज इक्वल टू M2 इंटू A हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इस बॉडी पर ध्यान रखना है, नेट फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। न्यूटन से हमने बताया जिधर मोमेंटम चेंज करेगा उधर ही फोर्स लगेगा।
तो मोमेंटम इधर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब इधर मोमेंटम चेंज करेगा। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स दिखाना है, F माइनस एन हुआ नेट फोर्स, F माइनस एन इज इक्वल टू M1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, इजी हो जाएगा। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो इतना जोड़ इतना करेंगे तो n से n कट जाएगा, अब बच जाएगा F इज इक्वल टू M1A प्लस M2A, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, कॉमन लेके M1A इंटू M2A, यानी यहाँ से A इज इक्वल टू क्या आया, A इज इक्वल टू आया F बाय M1 प्लस M2। यानी आगे से हम सिखाएंगे तुमको, ये एक तरह से F हो गया नेट फोर्स हो गया, और M हो गया टोटल। पहला बात समझ में आया, नेट फोर्स बटा टोटल मास बराबर एक्सेलरेशन। यहाँ A बराबर कितना हो जाएगा, नेट फोर्स का वैल्यू यहाँ कितना है 24 न्यूटन है, 24 न्यूटन, और टोटल मास कितना है 5 प्लस 3 8 kg। यानी A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 में 8 भागा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये A हो गया इसका, पहला क्लियर है। दूसरा काम क्या कर रहा है इसमें, पहला कर रहा था एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालना, दूसरा कर रहा है फोर्स ऑन M2 बाय M1। क्या कर रहा है, फोर्स ऑन M2 बाय 1। अब देखो इसके द्वारा जो इस पर फोर्स लगा हुआ है यही न है, ध्यान से देखो तो यही फोर्स न है जो इसके द्वारा इस पर लगा हुआ, इसके द्वारा इस पर ये लग रहा है। हाँ सही है। तो N क्या है, फोर्स ऑन M1 बाय M2 भी N ही है, और फोर्स ऑन M1 बाय M2 भी वही है, यानी N का मान है। यहाँ पर क्या कह रहा है, N का मान निकालो। तो N इज इक्वल टू कितना होगा, देखो तो N इज इक्वल टू M2 गुना A हो जाएगा, यहाँ से M2 इंटू A हो जाएगा। M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 5 kg, यानी 5A हो गया, और A इज इक्वल टू कितना आया, A इज इक्वल टू कितना आया 3 आया, तो 15 न्यूटन हुआ। इसका भी आंसर ये होगा, फोर्स ऑन M1 बाय M2, M1 बाय M2, M2 बाय M1 दोनों एक ही होगा। नेट फोर्स ऑन M2 और नेट फोर्स ऑन M1, इन दोनों का आंसर यही होगा। नेट फोर्स बराबर, जब भी पूछेगा नेट फोर्स निकालना, जैसे नेट फोर्स M1 बोलेगा तो इसका मतलब हुआ मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स ऑन M1 मतलब M1 इंटू A, याद रखना डायरेक्ट। तो M1 इज इक्वल इंटू A, M1 बराबर 3 है और A इज इक्वल टू 3 है, यानी 9 न्यूटन हुआ। और नेट फोर्स ऑन M2 क्या होगा, नेट फोर्स ऑन M2 बोलेगा तो क्या करेंगे, नेट फोर्स ऑन M2 बराबर M2 इंटू A, मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ M2 इंटू A करना है, M2 इज इक्वल टू 5 और A इज इक्वल टू आया है 3, तो 15 न्यूटन। इज दैट क्लियर। ये तो हुआ आम आदमी की तरह सोचने का तरीका। अब बताता हूँ कुछ स्पेशल टाइप से सोचने का तरीका। इसको यूं बिल्कुल नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको, इस स्टाइल से नहीं बनाएंगे, जिस स्टाइल से बनाएंगे ना वो स्टाइल हम आपको दिखाता हूँ। देखो क्या करेंगे, देखो मान लेते हैं ये बॉडी, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये हमने बॉडी लिया और ये लिया कितना था 3 kg था नहीं, और ये कितना था 5 kg था, और इधर से लगा फोर्स इज इक्वल टू 24 न्यूटन। करना क्या है ना, इसको एक सिस्टम बना देना है। इसको क्या कर लेना है, एक सिस्टम बना देना है। अब इस सिस्टम का एक्सेलरेशन जितना इसका होगा उतना इसका होगा। क्लियर है। तो ये A बराबर अभी बताए थे नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स के कारण कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, न्यूटन साहब ने बताया।
इस सिस्टम से ये बाहरी हो गया, एक्सटर्नल हो गया। हाँ, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास करना है। टोटल मास 5 + 3 8, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक झटके में हो गया आंसर। अब अगर पूछेगा नेट फोर्स, ये मेरा M2 है और ये मेरा M1 है, बोलेगा कि फोर्स ऑन M1 बाय M2, तो करना क्या है ना, सिर्फ इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, दोनों का नहीं। नेट फोर्स ऑन इस पर बोलेगा, इसके द्वारा इस पर फोर्स बोलेगा, तो ये वाला लिख देना है, ठीक। और ये एक बॉडी हुआ जिसका एक्सेलरेशन a बराबर ऑलरेडी 3 है, तो ये 3 kg है। तो इसके द्वारा जो इस पर फोर्स लगा वो क्या हो गया, N = नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 3 × 3 यानी 9 न्यूटन हो गया। यानी ये N जो है ना, ये N है फोर्स ऑन 3 के M1 बाय M2। अब बोलेगा फोर्स ऑन M2 बाय M1, तो यही आंसर होगा, ठीक है। बोलेगा नेट फोर्स ऑन M1, तो बराबर M1 × A यानी 3 × 3 9। नेट फोर्स ऑन M5 kg, नेट फोर्स ऑन 5 kg बोलेगा, तो ऐसे नहीं करना है, ये समझदारी वाला काम नहीं है। कौन का काम, ध्यान से समझाता हूँ कौन सा। जैसे कोई ऐसे बनाता है, 24 लिया इधर और इधर लिया N, जिस N का मान हमने अभी 9 निकाल दिया है। बोलेगा इस पर नेट फोर्स कितना होगा, तो ऐसे ही बोल सकते हो 24 - 9 यानी 24 - 9 यानी 15 न्यूटन कह सकते हो। लेकिन उससे अच्छा तरीका है कि नेट फोर्स = जैसे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बोलेगा इसका नेट फोर्स बताओ, तो नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन डायरेक्ट कर देना है, M × A यानी 5 × 3 यानी 15 न्यूटन। क्लियर है। जब तक और सवाल नहीं बनाएंगे ना, मजा नहीं आएगा। तो एक सवाल हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला एक सवाल देखते हैं, तो मजा आएगा, है ना। देखते हैं क्वेश्चन, देखो। प्रैक्टिस करना, खुद से ट्राई करो तो क्या करना, देखो कितना मजा आएगा, फटाफट बनेगा। मान लेते हैं कि ये बॉडी है 7 kg, वेरी गुड, और ये बॉडी रहा 3 kg, और इधर से जो फोर्स लगाए ना F बराबर 50 न्यूटन। तो फटाफट जवाब दो, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, किसका ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। बिल्कुल सही, दोनों का बराबर होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन, तो A बराबर कितना होगा बताओ। A बराबर कितना होगा, नेट फोर्स बटा टोटल मास। नेट फोर्स कितना होगा, इसको सिस्टम मान लेते हैं, ठीक। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, और टोटल मास कितना हो जाएगा 7 × 3 = 10, 10 kg यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ एक्सेलरेशन। अब इसे फोर्स कौन, जैसे बोलेगा फोर्स ऑन 3 kg बाय 7 kg, यानी इस पर फोर्स इसके द्वारा कितना लगेगा, तो इसका निकाल लेंगे फटाफट। ये रहा N मान लेते हैं, ये 3 kg हुआ, आराम से समझना है। और इसको A बराबर ऑलरेडी 5 हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पर जो फोर्स लगा इसके द्वारा इस पर वो कितना हो जाएगा, N = 3 × A मास इंटू एक्सेलरेशन 3 × 5 यानी 15 न्यूटन हुआ, 15 न्यूटन। क्लियर हो गया, बहुत आसान है। यस, ये तो हुआ एक साधारण सा सवाल बन गया। अब बोलता है इसके द्वारा इस पर कितना लगेगा, तो यही फोर्स इस पर होगा। अब बोलता है नेट फोर्स ऑन 3 kg क्या होगा बताओ। नेट फोर्स ऑन 3 kg क्या होगा, नेट फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन करना है। मास हुआ 3, A हुआ 3, A हुआ 5, A हुआ 5, तो हुआ 15 न्यूटन। अब बोलेगा नेट फोर्स
नेट फोर्स ऑन 7 kg ब्लॉक, इस पर नेट फोर्स कितना होगा? ये भी तो बहुत आसान है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, 7 इंटू ए, एक जगह 5 यानी 35 न्यूटन। ध्यान हमेशा ये रखना है कि नेट फोर्स बराबर मास गुना एक्सलरेशन। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लेते हैं, ध्यान से देखना, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और ये एक, देखो 3 बॉडी लिए, 3 kg, 4 kg, 4 3 7, 5 kg, 12 12 हो गया। और यहाँ 60 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो तुमको जो बताना है ना वो ध्यान से देखना। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। क्वेश्चन में है फाइंड, जवाब देना फटाफट। ए सिस्टम क्या होगा? ए सिस्टम, सिस्टम का एक्सलरेशन बराबर क्या होगा? सिस्टम का एक्सलरेशन बराबर क्या होगा? बहुत आसान है। ए सिस्टम बराबर क्या होगा? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर हो गया? नेट फोर्स बराबर हो गया 60 न्यूटन और टोटल मास हो गया 5 4 3 5 4 9 3 12 12, 3 4 7 5 12, तो 12 50 60, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। दूसरा में पूछ रहा है फोर्स ऑन 3 kg बाय 4 kg। ये कैसे करेंगे? ये जब करना होगा, ये करना है, देखो, यानी इस 3 kg को ये धकेल रहा है इधर, तो यहां से इधर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। एक बॉडी मान ली इधर को 3 kg, एक ही है 3 kg, और इसका एक्सलरेशन ऑलरेडी 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब इधर से तो कोई फोर्स लग रहा होगा, यही है, मान लेते हैं N1। तो N1 इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी फोर्स ऑन ये A बाय बी है, एक तरह से फोर्स ऑन A बाय बी भी कह सकते हो। नहीं, N1 ही मान लेते हैं, N1 ही मान लेते हैं। चलो, N1 इज इक्वल टू कितना होगा? M इंटू ए, एम N इंटू ए, N बराबर M इंटू ए, 3 इंटू 5 यानी 15 न्यूटन। बोलेगा तीसरा में फोर्स ऑन, ध्यान देना इस पर, 4 kg बाय 5 kg। इस बार क्या करेंगे? फोर्स ऑन 4 kg बाय 5 kg, इस बार क्या करेंगे? बहुत आसान है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये करेंगे। इसके द्वारा इस पर पूछ रहा था ना, तो इधर वाले को एक सिस्टम बनाना है। इधर वाले को एक सिस्टम अगर हम बनाते हैं तो आसानी से बन जाएगा सवाल। ये 4 kg इधर लिए, 3 kg इधर लिए, और इधर फोर्स मान लेते हैं N2 हुआ, और ये सिस्टम बना दिए। इस सिस्टम पर जो एक्सलरेशन होगा ऑलरेडी पता है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलरेशन है। तो N2 इज इक्वल टू कितना होगा? नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। तो इस पर नेट फोर्स कितना है निकालना है। N2 बराबर 4 3 7 हो जाएगा, 7 इंटू ए हो जाएगा, ए बराबर 5 हुआ, 35 न्यूटन। आ रहा है समझ में? जैसे पूछेगा नेट फोर्स ऑन 3 kg, 3 गुना ए, नेट फोर्स ऑन 4 kg, 4 गुना ए, नेट फोर्स ऑन 5 kg, 5 इंटू ए। नेट फोर्स जब बोलेगा तो मास इंटू एक्सलरेशन, इसके द्वारा इस पर बोलेगा तो इस तरह से कर देंगे। क्लियर है? एक सवाल और मज़ेदार देखते हैं।
ये क्या है देखो, इस बार तो तुमको और मजा आ जाएगा। अब फाइनल है ये गेम, ओवर कर देंगे इसके बाद। ये देखो, ये 4 kg 7 kg 4 7 11 और 9 kg। इधर से फोर्स लगा 200 न्यूटन। ये सिस्टम बराबर क्या होगा बताओ? कुछ नहीं बोलना है, सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होता है, यानी फाइनल हम करना चाह रहे हैं, कंक्लूड क्या होगा। आंसर क्लियर है, स्मूथ सरफेस है, ये सब स्मूथ है, इसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो बड़ा आसान है, ये बराबर क्या होगा, नेट फोर्स बटा टोटल मास, यानी 200 बाय टोटल मास। 9 7 16 4 9 7 16 4 20, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। एक सवाल देता हूं जो तुम्हारा होश उड़ा देगा, दे दूं? देखो, ये होश उड़ाने वाला सवाल है। मान लेते हैं ये एक बॉडी है और एक बॉडी ये है, ठीक। ये मान लेते हैं 2 kg है और ये मान लेते हैं 6 kg है। इधर से एक फोर्स लगाए 12 न्यूटन, कितना लगाए 12 न्यूटन। ये जो यहाँ से यहाँ जो लंबाई है ना, वो L मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। 20 सेंटीमीटर का ये लंबाई है इसका। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये भी स्मूथ है, स्मूथ मतलब फ्रिक्शन नहीं काम करता है, और ये वाला भी सरफेस स्मूथ है। तो हमको बताना है कि 2 kg का, यानी इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और इसका एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए बराबर क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी बराबर क्या होगा, ये बताना है। बनेगा? धोखा खा गए क्या? बनेगा, बहुत आसान है। कैसे बनेगा, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, बहुत आसानी से बन जाएगा। क्या करेंगे, हाँ कर देता हूं, देखो। फ्री बॉडी डायग्राम, पहला काम है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को दिखाना, दूसरा काम है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। पहला काम क्या था, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को दिखाना। मान लेते हैं इसका एक्शन इधर है ए और इधर इसका एक्शन है ए बी। तो दूसरा काम क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले किसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे, ऊपर वाला का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो ये 2 kg, ठीक। देखो इसका mg लगेगा इधर, mg बराबर mg, यहाँ कांटेक्ट का नॉर्मल लगेगा, इसको n मान लेते हैं। फ्रिक्शन लगेगा क्या, फ्रिक्शन लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा, स्मूथ सरफेस है, यानी इधर की तरफ कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब हुआ इधर की तरफ कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो जीरो फोर्स लग रहा है, तो 0 गुना 0 फोर्स बराबर 2 इंटू ए, यानी एक तरह से एक्सेलरेशन बराबर 0 हो जाएगा। हाँ, ये क्या हो गया, गजब, शानदार सवाल है। नहीं, दूसरा का एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे वाला का जब एक्सेलरेशन निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। नीचे वाला का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। नीचे वाले का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये 6 kg रहा, वेरी गुड, और इस पर लगा 12 न्यूटन, 12 न्यूटन का फोर्स लगा, और ऊपर से इसको एक एन लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा उस पर अगर एन लगेगा तो इसके द्वारा इस पर एन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट में। इसको हम स्मूथ मान, इधर का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहे हैं, सीधे इधर भेज देना, इधर डायरेक्ट ऐसे mg लगेगा और इधर से नॉर्मल भी लगेगा, तो नॉर्मल इधर को n डैश मान लेते हैं, n डैश मान लेते हैं, यानी ये कॉन्टेक्ट सरफेस पर, यानी इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ना, इधर के एक्सेलरेशन से उसको कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए बताया। तो इधर की तरफ इस पर नेट फोर्स कितना है, 12, नेट फोर्स
इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 12/2 आएगा, 12/6 आएगा, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। क्वेश्चन क्लियर है? यानी अगर इस तरह से बॉडी रखा हुआ रहेगा तो ऊपर वाला बॉडी का कोई एक्सलरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है इधर, क्योंकि कांटेक्ट में फ्रिक्शन है नहीं, तो फ्रिक्शन के कारण कोई फोर्स लगेगा नहीं, यानी इस पर नेट फोर्स बराबर मास गुना एक्सलरेशन, और नेट फोर्स ही नहीं है। जो एक्सलरेशन पैदा करने वाला था वही नहीं है, तो क्या होगा? एक्सलरेशन 0। अब देखो ई बॉडी पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन, और इससे के कारण इस पर लग नहीं रहा है इस दिशा में, तो इसका मतलब 12 बराबर 6a, यानी a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस सवाल में ये पूछे कि ये वाला बॉडी इससे कब गिर जाएगा, यानी फाइंड टाइम आफ्टर विच ए कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ बी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आगे लिख के देता हूं मैं, देखो इस सवाल को फिर से लिख के देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्यान से देखना, यहां से यहां एक लंबाई है 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये बॉडी 6 kg का था, और यहाँ पर जो ए नाम का बॉडी है, ये बी नाम का बॉडी है, ये 2 kg का था, और इधर से फोर्स लगाए थे F इज इक्वल टू 12 न्यूटन। तो इसका मतलब इसका एक्शन कितना आया हमको, और इसका एक्सेलरेशन कितना आया? ऑब्वियसली कितना आया इसका एक्सेलरेशन? 0 आया, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका कितना आया? इसका तो आसान है, 12/6, नेट फोर्स 12/6 हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। इसका मतलब हुआ ये रुका हुआ रहेगा और ये आगे निकल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो ये निकल जाएगा आगे, तो कितना देर में निकल जाएगा? कहता है फाइंड टाइम आफ्टर व्हिच बी स्लिप्स ऑफ दी ब्लॉक बी। ये निकालना है, यानी कितना देर के बाद ए बी पर स्लिप कर जाएगा, नीचे उतर जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? तो बड़ा आसान है, रिलेटिव वेलोसिटी से बना लेते हैं। एक तरह से देखो, ये रुका हुआ रहेगा और ये आगे चला जाएगा। नहीं, यानी इसको कितना मीटर दूरी तय करना है? 20 सेंटीमीटर दूरी तय करना है। रिलेटिव से बनाएंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ut प्लस हाफ एक्सलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू टी स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी विथ रिस्पेक्ट टू, ये तो बड़ा आसान है, 20 हो गया, 20 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल देता हूं मैं। यस, u बराबर कितना हो जाएगा? u बराबर रिलेटिव, देखो ये भी u बी ए का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब ये भी 0, यानी ये भी 0, दोनों 0 0 है, यानी u इज इक्वल टू 0। एक्सलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a बराबर क्या होगा? एक्सलरेशन ऑफ b माइनस एक्सलरेशन ऑफ ए। रिलेटिव तो पढ़े थे हम लोग अच्छा से। तो ए बी का कितना दिया हुआ है? ये दिया है 2, और ये कितना है? 0, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। तो रख देते हैं, नहीं रख देते हैं, ये हुआ 0 इंटू टी प्लस हाफ, ए बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू टी स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया, यानी टी बराबर 2 इंटू 2 तो कट ही गया ना, 20 हो जाएगा डायरेक्ट। टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आया? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर -2
यानी T इज इक्वल टू 20/100 का √2 यानी 1/√5 1/2 × 10 हुआ ना सेकेंड। क्लियर हो गया। तो इस तरह से सवाल को बनाएंगे जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुछ मजेदार चीज पढ़ने वाले हम लोग। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन स्प्रिंग बैलेंस। ये स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? जैसे वेइंग मशीन है, देखो ये वेइंग मशीन मान लेते हैं, ये एक वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन को WM से डिनोट करता हूँ। इस पर एक ये मास रखा, उसके बदले में एक आदमी को रख देते हैं, कोई दिक्कत? ये एक शानदार आदमी इस पे खड़ा है, बैठा है, यस। दूसरा है स्प्रिंग बैलेंस की बात कर रहे थे ना, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है। नहीं देखते हो, गैस वगैरह जब घर में लेके आता है ना, तो हम लोग वजन करके भी देख सकते हैं। तराजू होता है ना, स्प्रिंग लगा ऐसे करके खींचते हैं, तो इसमें रहता है इंडिकेटर दिखा देगा, उस पर लिखा रहेगा कितना वजन हुआ है। इसका मास हम मास m मान लेते हैं, ठीक। और बात करेंगे आज हम लोग इसको लिफ्ट में भी रखेंगे, आगे चल के दिखाएंगे, इसको लिफ्ट में रखेंगे। तो ये जो रीडिंग दिखाएगा ना, जैसे रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन का मतलब क्या हुआ और रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस का क्या होता है, एक साथ दोनों को समझ लेंगे तो मजा आएगा। अब हम इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, तो पहले इस एक एक करके देखते हैं। वेइंग मशीन का रीडिंग का क्या मतलब हो, जैसे कि वेइंग मशीन पर आदमी को हम बिठा देते हैं, ठीक है। ये आदमी है, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, दोनों का। ये वेइंग मशीन था जो अभी हम लिखे, ये वेइंग मशीन है और ये आदमी है। अब देखो आदमी पर जो फोर्स लगाएगा, कांटेक्ट फोर्स इसके द्वारा इस पर लगाएगा ऊपर एंड, और आदमी पर mg लगेगा नीचे। लेकिन ये आदमी जो है ना वेइंग मशीन पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी ये आदमी वेइंग मशीन पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो वेइंग मशीन क्या रीड करता है, रीडिंग क्या देता है? क्या इसके वेट को रीडिंग देगा, इसका जो वेट है उसको रीडिंग देगा, इसके मास को रीडिंग देगा, के क्या रीडिंग देगा, क्या रीडिंग देगा? इसका वेट को रीडिंग देगा? बिल्कुल नहीं, इन सब में से कोई बात सही नहीं है। सही बात यह है कि इसके द्वारा जो इस पर फोर्स लगेगा वो होगा नॉर्मल रिएक्शन, उसके बारे में बताएगा। याद रखना ना, वेट उट उसी के बारे में बताता है। यानी ये एन जो होगा ना, यही होगा रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। यही एन जो है रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन होगा। यानी यही जो एन देख रहे हो ना, यही रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन होगा। इस बात को ध्यान रख लेना। यानी पर्सन के द्वारा वेइंग मशीन पर जो फोर्स लगता है वही फोर्स वेइंग मशीन पर्सन पर लगाएगा। ये जो होगा वही होगा, यही वेइंग मशीन का रीडिंग होगा। बात क्लियर है? तो उसके बाद देखो यहां पर क्या रीडिंग देगा, इसको जब नीचे खींचेंगे तो इसमें होगा टेंशन। इसमें क्या होगा? टेंशन, TENSION। अब यही होगा, याद रखना, यही होगा, क्या होगा? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। याद रखना, यही होगा रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस T होगा। तो इसका मतलब कुछ बात को समझ लेते हैं। N जो हो गया उसको हम लोग एपरेंट वेट बोलेंगे। N को क्या बोलेंगे? एपरेंट वेट, APPARENT, एपरेंट वेट। N हुआ एपरेंट वेट, और mg जो हुआ, जहां m क्या है? पर्सन का मास है, तो mg हुआ एक्चुअल वेट पर्सन का।
वेट, वेट मतलब mg, यानी पर्सन का एक्चुअल वेट हुआ mg, n हुआ एपरेंट वेट, यही रीडिंग दिखाएगा वेइंग मशीन। क्या दिखाएगा? n दिखाएगा वेइंग मशीन का रीडिंग। इसमें जो टेंशन लगेगा ना, जो जितना टेंशन इसमें लगेगा ना, वही टेंशन इस स्प्रिंग में लगेगा, वही देगा रीडिंग इसका। जैसे इस कंडीशन में जब ये मूव नहीं कर रहा था तो क्या होगा, आगे एक एक करके हम लोग देखते हैं इसको। बात करेंगे एपरेंट वेट। क्या बात करेंगे? देखो अभी जो हेडिंग हम लोग देने वाले हैं ना, वो क्या है देखो। जैसे कि ये पर्सन है, ठीक, और ये पर्सन लिफ्ट में वेइंग मशीन पर बैठा है। तो क्वेश्चन में उठता है रीडिंग एन एपरेंट वेट ऑफ पर्सन स्टैंडिंग ऑन वेइंग मशीन इन ए लिफ्ट। क्या हेडिंग में है? एपरेंट, APPARENT, एपरेंट वेट ऑफ मैन इन लिफ्ट। याद रखना, ऑन वेइंग मशीन एक होगा, और एक ही साथ इसमें ये भी बताएंगे रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, दोनों एक साथ हम काम कर लेंगे इसमें। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस और ये दोनों करके देखते हैं। तो केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 में मान लेते हैं ये लिफ्ट रेस्ट में या मूव कर रहा है विथ v बराबर कांस्टेंट। ऊपर भी मूव कर सकता है, नीचे भी मूव कर सकता है, और लगा देता हूं, लेकिन वेलोसिटी इसका क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। v इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी a इज इक्वल टू क्या होगा? 0। ठीक है, तो इसमें हम अलग करते हैं आदमी को। आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। आदमी पर इसके द्वारा ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और इसका अपना वेट होगा। a बराबर कितना है? 0 है। a बराबर 0, इसका मतलब हुआ नेट फोर्स कितना हो गया? n, मान लेते हैं ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी, तो n माइनस mg नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, यानी n इज इक्वल टू mg। तो इसका मतलब ये हुआ मेरा, यह इसका मतलब यहां क्या हुआ? n बराबर mg हो गया। तो n को हम लोग क्या बोलते हैं? एपरेंट वेट, नहीं, w एपरेंट, यानी एपरेंट वेट बराबर w एक्चुअल, यानी एक्चुअल वेट हो गया। कहानी क्लियर है? दूसरा यहां पर यही अगर केस ऐसा होता, दोनों एक साथ लेके चलते हैं। मान लेते हैं ये स्प्रिंग बैलेंस है और इस स्प्रिंग बैलेंस में ये एक मास m है और ये स्प्रिंग बैलेंस से लटका हुआ है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इस पर। ये हुआ m, ऊपर की तरफ अगर टेंशन T लगा, नीचे की तरफ mg हो जाएगा। ये भी रेस्ट में था, रेस्ट में या v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये लिफ्ट, ये भी लिफ्ट, ये लिफ्ट में लगा हुआ है स्प्रिंग बैलेंस। हाँ, तो इसका मतलब हुआ T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। T इज इक्वल टू mg, T इज इक्वल टू mg। T इज इक्वल टू mg ये दर्शाता है कि जब रुका हुआ लिफ्ट रहेगा तो उसका एपरेंट वेट उसके एक्चुअल वेट के बराबर हो जाएगा। ये हुआ केस नंबर 1। अब देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या लेते हैं? मान लेते हैं ये जो लिफ्ट था ना, लिफ्ट में हाँ वेइंग मशीन है, और उस वेइंग मशीन पर
एक आदमी है। और इस केस में कह क्या रहा है ना कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एक्सलरेशन के साथ। केस 2 में क्या कर लेंगे, मूव अप विथ एक्सलरेशन, मूव अप विथ एक्सलरेशन, लिफ्ट मूव अप, कौन मूव अप, लिफ्ट मूव अप विथ एक्सलरेशन। तो क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे फटाफट। आदमी का फटाफट पहला काम क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बना देना। नीचे क्या होगा, mg लगेगा, ऊपर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। जा किधर रहा है, ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो अब इस पर नेट फोर्स किधर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे। नेट फोर्स किधर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, बराबर कितना होगा, n माइनस mg। अब एक ही है, कैपिटल लो क्या स्मॉल लो क्या फर्क पड़ता है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब n इज इक्वल टू mg प्लस ma आ गया, यानी n इज इक्वल टू mg प्लस a आ जाएगा। अच्छा बोलो यहाँ n बड़ा कि mg बड़ा, सोच के बताओ, n बड़ा या mg बड़ा। देखो n बराबर mg में कुछ जोड़ेंगे तब होगा। जैसे बोलते हैं 40 है और ये 10 है, तो n बराबर 50 हो जाएगा। ये 40 रहा, ये 40 है, ये 10 है, तो ये n बराबर 50 हो जाएगा, यानी 40 है। इसका मतलब n ग्रेटर देन mg है, यानी वेट जो एपरेंट वाला होगा वो वेट जो एक्चुअल होगा उससे ज्यादा होगा। यानी आदमी अपने आप को भारी महसूस कर रहा है, यानी जितना वजन है 50 kg, यानी 50 इंटू जी लगेगा 60 जी हो गए। तो इस दुनिया में उसको अपने आप को ज्यादा एहसास होने की अनुभूति होगी, जितना था ना उससे ज्यादा एहसास होगा उसको, मजा आएगा। क्योंकि थे इतने, लग रहे कि ज्यादा हो गए, इसलिए उसको अच्छा लगता, अच्छा फील होता है। ठीक, लेकिन इसी में अगर ये इस तरह से स्प्रिंग बैलेंस वाला रहता तब क्या करते, स्प्रिंग बैलेंस जब रहता इस तरह से, ये भी जाता ऊपर की तरफ नहीं, तो इसका मतलब इस पर टेंशन लगा टी, ये जो सिस्टम है ना इसको खींच के ले जा रहा है ना ऊपर, टेंशन लगा टी, और नीचे है ये एम है, नीचे इसका मास कितना एम है, तो नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। तो ये रहा टी और ये रहा mg, ऊपर है एक्सलेरेशन a। खाली इसको समझ जाओगे तो सेम केस इसका हो जाता है। तो t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए, t इज इक्वल टू mg प्लस ma, यानी t इज इक्वल टू mg प्लस a, यानी इसमें जो टेंशन होगा ना एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा, यानी t ग्रेटर देन mg। सीधे सीधे समझो ना, ऊपर अगर एक्सलेरेशन से जाएगा ना तो भारी नजर आएगा शरीर, भारी भारी मतलब mg प्लस ma। क्लियर है। अब बात करेंगे मूव पर, मूव करेगा लेकिन कुछ रिटार्डेशन के साथ। ऊपर मूव करेगा लेकिन कैसे मूव करेगा, यानी इसको हम हटा देते हैं, इस सबको हटा देते हैं, इस सबको हटा देते हैं। अब हम केस ले रहे हैं मूव अप विथ एक्सलरेशन, नहीं, एक्सलरेशन की जगह रिटार्डेशन कर देता हूं, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बराबर ए है। जब रिटार्डेशन बराबर ए होगा तो एक्सलरेशन बराबर क्या होगा, रिटार्डेशन बराबर अगर ए है तो एक्सलेशन बराबर क्या होगा, माइनस ए। यस, यानी ऊपर जा रहा है लेकिन एक्सलरेशन की जगह माइनस ए डाल देना है, यानी जा रहा है ऊपर लेकिन एक्सलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। ऊपर जा रहा है लेकिन रिटार्डेशन, यानी घटता हुआ वेलोसिटी, पहले ज्यादा था स्पीड धीरे धीरे कम होते होते रुक जाएगा ऊपर। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, बना हुआ ऑलरेडी है। तो क्या करेंगे, n माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ये कर देंगे। क्लियर है, m इंटू ए,
यानी एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, यानी एम जी माइनस ए। ये केस नंबर 3 था मेरा। कौन सा केस था ये? केस नंबर 3 था, केस नंबर 3। ओके, तो इसका मतलब इस बार n का मान mg से कम हुआ कि ज्यादा? mg से कम हो गया ना। mg में कुछ घटाएंगे तब होगा। mg अगर 50 है या 10 है तो ये 40 होगा। इसका मतलब जो वेट मेरा एपरेंट है वो वाला वेट एक्चुअल से कम हो जाएगा। यानी इस दुनिया में लगेगा कि मेरा वजन ही घट गया, वजन घट गया, मजा नहीं आएगा, है ना। इसमें भी वही बात होगा। इसमें एक ही जगह माइनस कर देंगे तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी माइनस एम ए। याद रखना है इसको, एम जी माइनस ए। यानी ऊपर की तरफ जब एक्सप्रेशन से जाएगा तो एम जी प्लस एम ए होगा, और ऊपर के जब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा तो एन बराबर एम जी हो जाएगा। ऊपर की तरफ अगर रिटार्डेशन से जाएगा तो एन बराबर एम जी माइनस एम ए हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब लेते हैं केस नंबर 4, देखते हैं नेक्स्ट। ये ऊपर की अब नीचे की तरफ लिफ्ट को करेंगे। ये है लिफ्ट, बहुत बढ़िया। और इस लिफ्ट में वेइंग मशीन लगा दी, वेइंग मशीन। इस वेइंग मशीन पर ये पर्सन खड़ा है, ठीक। और इस बार जो है ना केस नंबर 4 है। लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सलरेशन ए से आ रहा है। लिफ्ट मूव डाउन वार्ड, मूव डाउनवार्ड, डाउनवार्ड विथ एक्सलरेशन बराबर ए। क्या करेंगे? बहुत आसान है। क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। आदमी का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो आसान है, क्या होगा? एम जी लगेगा नीचे, एन लगेगा ऊपर, आ रहा है नीचे, एक्सलेशन है ए, नीचे की तरफ नेट फोर्स। ध्यान रहे, जिधर बॉडी एक्सलरेटेड होगा ना उधर ही नेट फोर्स लगाना है। तो नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना हो जाएगा? एम जी, ऊपर की तरफ एन है, यानी नीचे नेट फोर्स एम जी माइनस एम हो जाएगा बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। यानी एन इज इक्वल टू क्या होगा? एम जी माइनस एम ए, यानी एन इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, यानी एन लेस देन एम जी, यानी एपरेंट वेट लेस देन एक्चुअल वेट। लगेगा 50 केजी का आदमी थे, लगेगा कि 20 केजी हो गए, तो लगेगा किस दुनिया से गायब हो गए। यानी इस दुनिया में मेरा एग्जिस्टेंस 50 केजी था, लेकिन अब लग रहा है कि 20 केजी का एग्जिस्टेंस है। तो लगेगा ना डर, परेशानी क्यों होती है? क्योंकि लग रहा है कि मेरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। फिजिक्स के भाषा में अगर समझें तो उसको लग रहा है कि मेरा एग्जिस्टेंस मात्र 20 केजी का है, जबकि वो 50 केजी का है, 80 केजी का है। लगेगा 20 केजी का है, कम लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आता। इसीलिए नीचे अगर झूला देखो, झूला नीचे अगर एक्सलरेटेड मोशन से हम आते हैं ना, ऊपर जाते हैं तो वजन बढ़ा हुआ नजर आता है, और जब नीचे आते हैं तो घटा हुआ नजर आता है। मेरा महसूस होता है एपरेंट मतलब आभासी, एपरेंट मतलब आभासी वजन जो है ना एक्चुअल से कम हो जाता है। स्प्रिंग बैलेंस में भी क्या करेंगे? सेम बात करेंगे, उसको बाद में देख लेंगे। सेम कॉन्सेप्ट उसका भी होगा, जो इसका होगा उसका भी हो जाएगा इसी तरह से। केस नंबर 4 में ये हो गया। केस नंबर 5 में क्या करते हैं? नीचे ही लाएंगे, लेकिन इस बार रिटार्डेशन के साथ लाएंगे, एक्सलेशन के साथ नहीं, रिटार्डेशन के साथ लाते हैं। इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक। मूव अप था ना, तो मूव कर देते हैं डाउन।
केस नंबर 5 लेते हैं, लिफ्ट मूव कर देंगे, लिफ्ट मूव डाउनवर्ड विथ एक्सलरेशन नहीं, विथ रिटार्डेशन, विथ रिटार्डेशन, विथ रिटार्डेशन, RETARDATI, रिटार्डेशन ए, विथ रिटार्डेशन ए। तो एक्सलरेशन बराबर क्या होगा, CLERAT, एक्सलरेशन बराबर हो जाएगा माइनस, यानी नीचे के तरफ, नीचे के तरफ मेरा एक्सलरेशन हो जाएगा माइनस से, यानी नीचे के तरफ एक्सलरेशन हो जाएगा माइनस से। अब लगाते हैं फ्री बॉडी। अब इक्वेशन लिख देता हूं। नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना लिखेंगे बताओ, नीचे ने एक्सलरेशन है, इधर मान लिए माइनस जी, तो mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू माइनस से, यानी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg प्लस m a, यानी n इज इक्वल टू mg प्लस m a, यानी m g प्लस a हो गया, यानी इसका वजन इस बार एक्चुअल से ज्यादा लगेगा, ज्यादा न तनेगा। समझ में आया बात? ये 5 केस था जो समझना था। अब इसमें 1-2 केस और है। क्या 1-2 केस और है? जो केस नंबर 4 में था, नोट करके उसको देख लेते हैं हम लोग, नोट करके कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। कुछ बात है जिस पर ध्यान देना है हम लोग, जो केस नंबर 4 में था। केस नंबर 4 में क्या था? केस नंबर 4 को एक बार वापिस लाते हैं हम लोग। केस नंबर 4 में था, ये एक्सलेशन बराबर प्लस ए था और ये ए था, और यहाँ पर क्या था, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हटाते हैं इसको, तो क्या होगा यहाँ पर m इंटू ए, क्या होगा यहाँ m इंटू ए, तो n इज इक्वल टू क्या था, mg माइनस ए। अब देखो इसमें क्या कंडीशन था, मूव डाउनवर्ड विथ रिटार्डेशन एक्सलेशन वाला केस था, विथ एक्सलरेशन बराबर प्लस से रख देता हूं। तो a बराबर अगर कहता है कि a बराबर अगर g हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a का मान अगर g के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, a का मान अगर g के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, बड़ा आसान है। a बराबर g जब हो जाता है, अगर a बराबर g हो जाएगा तो n बराबर क्या होगा, 0 है, n बराबर 0, यानी एपरेंट वेट बराबर क्या होगा, 0। अच्छा याद रखना, इसी को कहते हैं वेट, इसी को कहते हैं वेटलेसनेस, यानी इफेक्टिव वेट बराबर 0। यानी अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी हो, यानी जी एक्सेलरेशन से गिरेगा, तो उसका इफेक्टिव वेट 0 हो जाएगा और रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन कितना हो जाएगा, यानी वेइंग मशीन ऐसे कंडीशन में वेइंग मशीन का रीडिंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर a बराबर g हो जाएगा तो 0 फोर्स लगाएगा वेइंग मशीन पर, तो इसका मतलब एपरेंट वेट 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? एक और समझने का जरूरी है, अगर ये a, अगला कंडीशन है कि अगर ये a g से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, अगर ये a g से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा,
जितना से ये फ्रीली फॉलिंग हो जाएगा तो ए का मान यहाँ जी से ज़्यादा है, तो ए का मान जी से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एन बराबर निगेटिव हो जाएगा। नहीं, ए का मान जी से ज़्यादा होगा तो एन बराबर निगेटिव। एन बराबर निगेटिव ये साबित करता है कि कॉन्टैक्ट को छोड़ दिया। जब भी बोलेगा कॉन्टैक्ट को छोड़ दिया तो क्या कंडीशन लिखोगे, एन लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी निगेटिव का मतलब होती है ऑलरेडी छोड़ चुका है, एंड एन बराबर जीरो मतलब जब छोड़ा है। तो एन अगर जीरो निगेटिव आ जाए या जीरो आ जाए तो समझने कॉन्टैक्ट को छोड़ देगा। कॉन्टैक्ट को अगर छोड़ देगा तो क्या होगा, माथा जाके लिफ्ट में जाके टकरा जाएगा। इसका मतलब हुआ माथा यानी जो आदमी है ना, लिफ्ट के सीलिंग से सट जाएगा। याद रखना, एक अगर जी से ज्यादा होगा तो। क्लियर हो गया? अब कुछ सवाल बना के देखते हैं। जब तक सवाल नहीं बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखो एक सुंदर सा सवाल है, एच.सी. वर्मा का प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट समझना है। एक बात तो क्लियर हो गया, पहले फंडा हम लोग दोहरा लेते हैं। अगर कोई आदमी लिफ्ट में बैठा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो n यानी अपरेंट वेट यानी n बराबर है mg, ठीक है, या रेस्ट में रहेगा तो n बराबर mg। n मतलब नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, n बराबर mg। समझाता हूं, एक बार और लिख देते हैं। ये पर्सन है और इस वेइंग मशीन में बैठा हुआ है, इस वेइंग मशीन में बैठा हुआ है, और इसका क्या क्या सिचुएशन होगा वो समझ लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। ये रहा n और ये रहा mg। यही वाला n जो है ना वेइंग मशीन पर हम लोग, यही वाला n पर्सन के द्वारा वेइंग मशीन पर लग रहा था। ये तो फंडा क्लियर है। इसलिए वेइंग मशीन का जो रीडिंग होगा ना, जो पर्सन पर होगा वही हो, पर्सन पर जो फोर्स लगेगा वेइंग मशीन के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। तो क्या कंडीशन समझे थे, रेस्ट में रहेगा तो n बराबर mg, ऊपर अगर एक्सलेशन से जाएगा तो n बराबर mg प्लस ma, अगर ऊपर रिटार्डेशन से जाएगा तो n बराबर mg माइनस ma। ठीक है, क्लियर है? तो एक क्वेश्चन देखो क्या ध्यान में दिया हुआ, कह रहा है कि एक आदमी जो है ना वेइंग मशीन, एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है। एक आदमी है जो वेइंग मशीन पर खड़ा है एलिवेटर में, और एलिवेटर ऊपर जाना शुरू करता है, ऊपर जा रहा है सेम एक्सलरेशन से, सम एक्सलरेशन से। एलिवेटर स्टार्ट गोइंग अप विथ सम एक्सलरेशन, सम है यहाँ एस, सम एक्सलरेशन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर ए व्हाइल, यानी उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा और फाइनली डिसलरेट होकर रुक जाएगा। यानी पहले बोल रहा है कि एक्सलरेशन से जाएगा, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा और फिर रिटार्डेशन से जाएगा। कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वेट रिकॉर्डेड आर 72 एंड 60। यानी इसका मतलब हुआ मैक्सिमम जो रिकॉर्ड करेगा वो कितना रिकॉर्ड करेगा, हम लोग जानते हैं mg प्लस ma की mg माइनस ma, mg प्लस ma। ये बोल रहा है कि 72 kg वेट मतलब 72 g रिकॉर्ड करेगा। और मिनिमम कितना रिकॉर्ड करता है, मिनिमम रिकॉर्ड करता है कितना होगा बताओ, mg माइनस ma की mg प्लस ma, mg माइनस ma ये है 60 g। देखो 72 kg है मास, उसका वेट बोलता है 72 kg, मतलब वेट मतलब 72 इंटू जी, 72 इंटू जी, 60 kg है ना वेट, मतलब बोलेगा 60 g, यानी kg में मास होता है, वेट को जी से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा। तो आसान है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जी बराबर इतना लेना है, निकालना क्या है एक्चुअल वेट। कहता है क्या करोगे, वीडियो को पहले पॉज कर देना, देखो बढ़िया से पढ़ोगे तो मजा आएगा। एक दो बात समझ लो, कितना भी वीडियो को अगर मूवी की तरह देखेंगे ना तो जो दिमाग है ना सोचने की शक्ति घटा लेती है, दिमाग का सोचने का पावर घट जाता है। इसलिए क्या करना है बच्चा, सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कॉपी पेन का इस्तेमाल करेंगे और सवाल को बनाएंगे, बैठ के पॉज करेंगे। पॉज कर लो फटाफट, वापिस आ जाओ, देखते हैं क्या होगा। mg का मान निकालना है, तो इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, तो mg बराबर कैसे आएगा,
कैसे? हाँ, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस, अगर 2 कर देते हैं तो क्या होगा, देखो जोड़ के 1 + 2 कर देते, mg क्या हो जाएगा, 2mg हो जाएगा। और ये ma प्लस ma माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये कितना होगा 132 जी हो जाएगा। यानी mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg इज इक्वल टू 132 जी बटा 2, यानी 66 जी आया। यानी अगर बोलेंगे ट्रू वेट क्या होगा तो बोलेंगे 66 kg वेट। यानी mg बराबर कितना होगा 66 kg वेट, यानी 66 जी हो गया। क्लियर है? और इसमें एक चीज पूछ रहा है कि ट्रू वेट क्या होगा, ये तो बता दिए। कहता है पर्सन का मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन, यानी ए का मान कितना होगा। ए का मान यानी ऊपर जा रहा था ना, पहले जा रहा था एक्सलरेशन से, फिर जा रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से, फिर इतना ही का रिटार्डेशन से जा रहा था, यानी प्लस ए फिर 0 और फिर माइनस ए से जा रहा था। क्लियर है? ऊपर जा रहा था। तो बोल रहा है ए का मान कितना होगा, ये भी बताना है। ए का मान जब वो एक्सलेशन से जा रहा था तो कितना होगा, उतने से रिटार्डेशन ले रहा है। इसमें क्या करेंगे, बहुत आसान है। जैसे कि ले लेते हैं, इसी में कोई भी एक चुन लो, जैसे फ्रॉम 1 ले लेते हैं, किसी से हमको ए निकालना है। तो यहां से एम ए बराबर क्या होगा, एम ए बराबर 72g माइनस एम जी हो जाएगा। 72g माइनस एम जी हो जाएगा। तो एम से भागा दे देता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा बात। नहीं, एम से भागा दे देंगे तो जी एम 66 आ जाएगा। एम से भागा देते हैं, यहाँ पर एम से डिवाइड कर देते हैं। एम से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके जगह 66 रख देते हैं, आ जाएगा तुरंत। देखो ध्यान से, कर देते हैं, है ना। इसका मान रख देते हैं, 66 रखेंगे तो 66 रखेंगे, इधर कर देता हूं मैं। ए इज इक्वल टू 72 में से 66 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6g बटा एम। एम की जगह कितना कर देंगे, एम की जगह 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। जी की जगह कितना लेना है, यानी g बटा 11 आया नहीं, और g का मान बोल रहा है 9.9 लेना है, बटा 11 हो गया। एक तरह से 0.9 आया आंसर, यानी 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। दूसरा सवाल बना के देखते हैं, है ना। सवाल बनाएंगे तो खंडा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब लो, ये शानदार सवाल है, मजेदार है, जबरदस्त है। क्या जबरदस्त है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पर्सन है एम के जी का, ले लो लिफ्ट, ये लिफ्ट ले लो, लिफ्ट में रख दो वेइंग मशीन, ठीक, वेइंग मशीन रख दिए और एक पर्सन को रख दिया यहाँ पर। और ये पर्सन है एम के जी का है, एम के जी है, एम के जी का पर्सन है। हाँ, कहता है कि ऊपर जा रहा है ये वीटी ग्राफ को देखते हुए, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेट ऑफ द मैन एट द फॉलोइंग इंस्टेंट, यानी एपरेंट वेट पूछ रहा है। ऊपर जा रहा है और एपरेंट वेट पूछ रहा है। एपरेंट वेट बोले तो n पूछ रहा है। t बराबर 1 सेकेंड पर, ग्राफ से देखो t बराबर 1 सेकेंड का मतलब हुआ यहां पर। अब देखो 0 से लेके 2 सेकेंड तक, 0 से लेके 2 सेकेंड की अगर हम बात करें, 0 से लेके 2 सेकेंड तक अगर बात करें, देखो 1 सेकेंड पर इसका a कितना होगा, ये vt ग्राफ से a हम लोग जानते हैं निकालना। a बराबर होता है dv बटा dt, dv बटा dt का मतलब हुआ tan थीटा, यानी स्लोप के बराबर होगा। स्लोप यानी 0 से 2 सेकेंड में, यानी कितना स्लोप होगा 20 बटा 2, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा।
बहुत बढ़िया। और 2 से लेके 10 तक, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसमें a इज इक्वल टू कितना होगा? 0 हो जाएगा। और 10 से लेके 14 तक में a का मान कितना हो जाएगा? बड़ा आसान है, यहाँ 20/4, यानी देखो यहाँ हुआ 20, 10 चल तो 4 होगा ना, 20/4 हो जाएगा। 20/4 यानी 5, यानी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0 से लेके 2 तक कितना होगा? 20/2 यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 10 से लेके 14 कितना होगा? ये हुआ 20 और ये हुआ 4। ये होगा ना स्लोप। इधर से हम लोग स्लोप लेते हैं हमेशा, कंफ्यूज नहीं करना है। स्लोप के लिए इधर वाला एंगल लेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा यहाँ कितना हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग 5 बना देते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू -tan 5। tan 5 और कितना होगा? 20/4, 20/4 यानी -5। निगेटिव, ऐसे ही वेलोसिटी घट रहा है ना, वेलोसिटी यहाँ देखो 20 है, घटते घटते 0 हुआ तो ये निगेटिव हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में जो n होगा, n बराबर क्या होगा? mg जोड़ ma हो जाएगा, यानी mg प्लस a हो जाएगा। और हम लोग n का मान यहाँ कितना रखे हैं? m तो m ही है ना, m ही है 10, और 10 10 20 हो जाएगा। 10 + 10 यानी 20m हो जाएगा आंसर इसका, 20m हो जाएगा। 8 सेकंड पर कितना होगा? 8 सेकंड पर होगा n बराबर mg प्लस m गुना 0, यानी mg यानी m गुना g बराबर 10, यानी 10m के बराबर होगा। 10 से लेके 14 तक कितना होगा? n बराबर mg माइनस ma हो जाएगा ना। mg अगर ma प्लस में भी रखते हो ना तो रिटार्डेशन माइनस न होगा, तो mg और g प्लस a का मान रख दो ना, कोई टेंशन नहीं है। m हुआ g बराबर 10 और a की जगह -5, यानी 5m होगा आंसर। क्लियर हो गया कि दिक्कत हो रहा है? नहीं क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बड़ा मजा आता है। देखो वीडियो को पॉज करके प्रयास करेंगे बनाने का ना, तो ये तो गारंटी है ना कि सीख जाएंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी को ले लो, कितना सुंदर सवाल है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है एक पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस, यही चीज है, इनसाइड ए स्टेशनरी लिफ्ट। स्टेशनरी लिफ्ट पहले बना देता हूँ। एक रुका हुआ लिफ्ट अगर जब था, ये लिफ्ट है रुका हुआ, इसमें स्प्रिंग बैलेंस यानी स्प्रिंग लगा हुआ, मान लेते, छोड़ो ना, उससे क्या दिक्कत है, समय मच मच करेगा। ये वेइंग मशीन है स्प्रिंग बैलेंस वाला, रीडिंग ये दिखाएगा, वो सबसे दिमाग में लगाना है। रीडिंग दिखाना मतलब जो दिखाए। ये हुआ, कहता है जब वो रुका हुआ था तो वो 60 kg दिखा रहा था। इसका मतलब हुआ कि mg इज इक्वल टू इसका 60 kg है। कैसे जाना? रुका हुआ में जो रिकॉर्ड करता है वो एक्चुअल वेट के बराबर रिकॉर्ड करता है। ये क्लियर हो गया? रुका हुआ में लिफ्ट जब रुका हुआ रहेगा तब जो रिकॉर्ड होगा वो एक्चुअल वेट के बराबर रिकॉर्ड होगा, तो 60 kg हो गया। और कहता है कि जब if the lift descend with uniform downward acceleration 1.8 मीटर पर सेकेंड से, तो उसका क्या होगा apparent weight? the weight of that person, यानी नीचे अगर a बराबर डाउनवर्ड एक्सलरेशन है 1.8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बताओ, नीचे जब एक्सलरेशन से जाएंगे तो वजन ज़्यादा महसूस होगा कि कम महसूस होगा? पहले इतना बताओ। हाँ कम होगा। तो जब कम होगा तो क्या करना है? mg माइनस ma कर देना है। ऐसे समझने के लिए तुमको अगर समझ में आया तो यहाँ से भी फिर दोबारा हम लोग कर सकते हैं। ऐसे यहाँ रखे, ऐसे रखे, नीचे लिए mg, ऊपर लिए n, नीचे इधर हुआ a, तो mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू a, n इज इक्वल टू mg माइनस a हो गया। ऑब्वियसली n इज इक्वल टू mg माइनस a। क्लियर हो गया? हाँ, जब ये क्लियर हो गया तो माना जाएगा ना
60 kg इसका है, ये है 60, ये है 10, ये है 1.8, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 60 गुना, ये हो जाएगा 10 में से 1 पॉइंट आ जाएगा तो कितना होगा? 10 में से 8 गया तो 2, 8.2 हो जाएगा, 8.2 हो जाएगा। अब देखो 6 दूना 12, 6 48, 49, 492 न्यूटन। वीडियो को पॉज करके करेंगे ना पढ़ाई तो ब्रेन जो है ना सोचने वाला बन जाएगा। गलती से भी जब सवाल आए ना तो मूवी की तरह नहीं देखना है, क्वेश्चन पेपर पेन पेपर लेना है और बना जाना है, जल्दी जल्दी तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मजा आ जाएगा। ये तो और भी खूबसूरत सवाल है। हाँ, जल्दी से पहले वीडियो को पॉज करके बना लो, मजा आ जाएगा। क्या है? क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं हम लोग, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा यही वाला है, वही स्प्रिंग बैलेंस है। क्वेश्चन में दिया हुआ एक आदमी जो है ना, एक आदमी अपना जो बैग है ना इस हैंगर में टांग दिया, बैग को टांग दिया हैंगर में, ठीक। तो कहता जब ये रुका हुआ था, जब ये रेस्ट में था, तब 49 न्यूटन का रीडिंग दिखा रहा था। यानी अगर इसका m है तो नीचे mg लगेगा। ये जो मशीन का जो रीडिंग है ना t दिखा रहा था, दिखाएगा mg, और ये दिखा रहा था 49 न्यूटन। इसका मतलब हुआ रुका हुआ लिफ्ट जो ऑब्जर्व करेगा वेट को, वो एक्चुअल वेट होगा। सही है। अगला केस में कह रहा है कि जब if the lift moves downward with acceleration 1.5 मीटर पर सेकेंड, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल बी। डाउनवर्ड अगर मूव करेगा तो टी डैश बराबर mg माइनस ma हो जाएगा। यकीन नहीं होता है तो देख लेते हैं। ये मान लेते हैं टेंशन हुआ t और इसका मास m है, नीचे लगेगा mg, इधर होगा a, mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, टी इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। बड़ा आसान है, हाँ बड़ा आसान है ही। तो ये एक जगह 1 पॉइंट, एक जगह 5 है, और ये जो टी है ना शुरू वाला वो कितना था? 49 है, यानी एम जी को रिकॉर्ड करेगा ये। तो पूछ रहा है सवाल में बाद वाला क्या होगा टेंशन, टी डैश बटा टी हम करके देखते हैं। यानी टी बराबर ये दिया हुआ कितना? ये दिया हुआ है 49, ये दिया हुआ 49। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बाद में रीडिंग कितना होगा, यानी जब नीचे रिटार्डेशन से जाने लगेगा। तो एक बात बताओ, इस सवाल को डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सोचेंगे? रुका हुआ था तो 49 था, नीचे गया तो 49 से कम होगा, यानी इससे कम ही वाला आंसर। ये तो कभी हो नहीं सकता, इसी दोनों में से कोई होने का चांस है। ये तो कुछ ज़्यादा घट गया, तो यही होने का चांस लग रहा है। ऐसे इतना अंदाजा कैसे लगाएंगे? तो फटाफट कितना लगेगा बनाने में, देख लेते हैं तुरंत। 49 न्यूटन ये था, तो इसका मतलब ये हुआ कि mg माइनस अगर ma करते हैं, इसको भागा m कर देते हैं, तो यहाँ g माइनस mg माइनस m था ना, नीचे हो जाएगा mg, तो mg से mg कैंसिल हो जाएगा, mg से mg कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा a बाय g। बहुत आसान है, यहाँ 1 हुआ, और एक जगह है, एक जगह कितना है? कुछ नहीं है, एक जगह 5, g की जगह 10, एक जगह 5 है और g की जगह 10 मतलब 9.8 ले लेना, 9.8 लेना। सही है। तो ये टी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये टी डैश बाय 49 का वैल्यू था, तो टी डैश हो जाएगा 49 इंटू 1 माइनस 5 बाय 9.8। गुना भाग को भी कैलकुलेशन भी समझना है। कितना हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ 49 से गुना करेंगे तो यहाँ 49 इंटू
5/9.8 है, 9.8 है। अब देखो एक एक इसका शून्य को ऊपर ले लेता है, यहाँ लिख देते हैं ये 49 है, और ये क्या करते हैं ना, इसका शून्य ऊपर ले लेंगे, समझ देता हूँ मैं, 49 इंटू 50 कर देता हूँ, तो ये 98 हो जाएगा। तो 49 गुना 2 98 हो जाएगा, और 2 से 25 हो जाएगा, तो 49 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 न्यूटन हो जाएगा। यानी 24 न्यूटन रीडिंग दिखाएगा ये स्प्रिंग बैलेंस। है ना शानदार सवाल, है ना जबरदस्त, है ना मजेदार। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसा करते हैं आज यहीं रहने देते हैं, मजा आ जाएगा। क्या करना है, पढ़ के आना घर से। ओके, बाय बाय।